हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए MCQ की प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। और इसलिए हम आपके लिए डेली इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन सभी कैंडिडेट का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जो हमारे साथ जुड़कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जो नए कैंडिडेट हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हों, उन सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आज की वीडियो में जो MCQ होने वाले हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट है और जो है स्टेटमेंट बेस्ड है, यानी कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, उस प्रॉब्लम से आपको पता लगाना है कि कौन सा रिलेवेंट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा आज डिटेल में समझेंगे। और ये जो स्टेटमेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये जुडिशरी पर्पस के लिए ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि थोड़े से डिफिकल्ट है। AIB में भी पूछे जा सकते हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और इस तरीके के MCQ को पूछने का एक ही मोटिव होता है कि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का लिया जाए, कि उसकी जो स्टूडेंट की है क्षमता देखी जाती है कि वो कितनी जल्दी समझ सके और पढ़ सके उस चीज़ों को, उसके बाद उसका जवाब दे सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। ए इज ए जेलर हैज चार्ज ऑफ जेड ए प्रिजनर इंटेंटेड टू cause his death. A illegally omit to supply Jed with food. This caused Jed's strength to reduce and caused him weakness. Why a prisoner who is unaware of his weakness get into a fight with Jed with result in the death of Jed, which may not have happened if Jed was giving a adequate nutrition. Keep section 37 and 300 of this particular code in mind. What of the following is the true statement? सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन पढ़कर क्या लग रहा है कि किसका ये क्वेश्चन है, किस एक्ट से लिया गया है, किस बारे में बात कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन लिया गया है हमारा IPC से, यानी कि इंडियन पिनल कोड। ये एक स्टेटमेंट है, अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है तो कौन सा ऑप्शन इन सभी में से सही होगा। पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक जेलर है, जेड एक प्रिजनर है, जिस पर चार्ज लगाया गया है जेलर के ऊपर कि उसने जो है डेथ कोज कर दी है, क्योंकि उसने जो है जेड को पर्याप्त रूप से खाना नहीं दिया है और जेड इस कारण से वीक हो गया है। वीकनेस उसमें आ गई है, उसने अपनी स्ट्रेंथ को खो दिया है। उसके बाद वाई एक व्यक्ति इंसर्ट हो जाता है। वाई जो एक और प्रिजनर है, वो जो है वो अनअवेयर है उसकी वीकनेस से और उसके साथ वो फाइट करता है, जिसके कारण डेथ यहाँ पर कमिट हो जाती है। और कारण क्या था डेथ के होने का, कि उसने पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं लिया था। यानी कि एक ऑफेंस को करने के लिए दो 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 चीजों को शामिल किया गया, दो व्यक्ति के द्वारा एक्ट किए गए, यानी कि एक ही कार्य को करने के लिए। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है, तो वीडियो डिटेल में होगी, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, लेकिन इंफॉर्मेटिव बहुत ज्यादा होगी। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए एंड वाई बोथ हैव कमिटेड मर्डर। सेकंड ऑप्शन है ए हैज कमिटेड ए अटेम्प्ट टू मर्डर एंड वाई हैज कमिटेड ए कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर। थर्ड ऑप्शन है ए हैज कमिटेड अटेम्प्ट टू मर्डर एंड वाई हैज कमिटेड अ मर्डर। और फोर्थ ऑप्शन है ए इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, वाई हैज कमिटेड ए कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर। तो आपके अनुसार कौन सा इसका सही जवाब है? इससे पहले हम इसको जो है एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक बार इसको आप रीड कर लीजिएगा। ये सभी ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं कौन सा इसका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ए ने हत्या का प्रयास किया है और वाई ने गैर इरादात्मक हत्या किया है। इरादात्मक हत्या का मतलब होता है कल्पेबल होमसाइड उसने कमिट किया है। और ये क्वेश्चन जो है का आपको आंसर मिलेगा, जो कि इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक्शन नंबर 37 के अंदर। अब 37 के अंदर
क्या बात की गई है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या सब हेडिंग है जो कि आपको हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ several act consisting an offense। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि सेवरल एक्ट किए गए हैं जिसके कारण वो ऑफेंस कमिट हुआ है। तो इसी की एक इल्यूस्ट्रेशन आज का हमारा ये क्वेश्चन था। इल्यूस्ट्रेशन, ये इल्यूस्ट्रेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। और ये इल्यूस्ट्रेशन कहाँ से ली गई है? सेक्शन नंबर 37 की तीसरी तीसरी इल्यूस्ट्रेशन है। आप इसको सब सेक्शन नहीं मानिएगा, ये इल्यूस्ट्रेशन नंबर 3 है, इसको आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पर 300 की ये बात की गई है, ऐसा इसलिए कहा गया है जहाँ पर कि मर्डर के बारे में बताया गया है कि कब मर्डर जो है कल्पेबल होमोसाइड नहीं होगा। बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। डेड एक्शन गिव ए circumstance to give a of grave and sudden provocation, and A start attacking Z. B happened to chance upon the fight and decided to assist A in attacking Z. As a result, Z die. Which of the following option is the true? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? A and B both have committed a murder। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? A has committed a murder, B has committed a culpable homicide not amount to murder। थर्ड ऑप्शन है A and B both have committed culpable homicide not amount to murder। फोर्थ ऑप्शन है A has committed culpable homicide not amount to murder and B has committed a murder। हिंदी में क्या इसका अर्थ है, इसको आपको यहाँ से एक बार देख लेना है और समझ लेना। पढ़ भी देता हूँ। जेड की हरकतें ए को गंभीर और अचानक उकसाने की स्थिति देती है और ए जेड पर हमला करना शुरू कर देता है। बी लड़ाई का मौका बना जाता है और जेड पर हमला करने में ए की सहायता करने का फैसला करता है। परिमाण स्वरूप जेड की मृत्यु हो जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही जवाब है? पहला ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों ने हत्या की है। दूसरा ऑप्शन है ए ने हत्या की है और बी ने गैर इरादात्मक हत्या की है। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों ने ही गैर इरादात्मक हत्या की है। और फोर्थ ऑप्शन है ए ने गैर इरादात्मक हत्या की है और बी ने हत्या की है। तो कौन सा इसका रिलीवेंट आंसर है, आपको कौन सा पता चल रहा है इस स्टेटमेंट को पढ़कर? तो कौन सा इसका रिलीवेंट, यहाँ पर बात की गई है ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की, यानी कि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन के कारण क्या हुआ है, यहाँ पर डेथ कमिट की गई है। लेकिन उस पर अटैक किया गया, फिर उसकी फिर फाइट हुई, फिर उसके बाद असोल्ट करने पर यहाँ पर उसकी डेथ कमिट हो जाती है। तो कौन सा इसका रिलीवेंट आपको ऑप्शन लग रहा है? तो दोनों ही मर्डर कमिट करने के लिए जो है लायबल माने जाएंगे। और इसके लिए आपको पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 300 को पढ़ना होगा। 300 जो किसके बारे में बात करती है? जो बात करती है मर्डर के बारे में, मर्डर, और साथ ही बात करती है व्हेन कल्पेबल होमोसाइड, होमोसाइड का मतलब होता है हत्या, इज नॉट मर्डर। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन की हेडलाइन आपको पता होनी चाहिए। इसकी जो एक्सेप्शन नंबर 1 है, एक्सेप्शन नंबर 1 है इस पर्टिकुलर सेक्शन की, उसकी बी इलिस्ट्रेशन को आपको पढ़ना है। वो आपको हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए। तो आपको पता चल गया इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है।
इसको आप इस वीडियो को आपको एक बारी और देखना है, हर एक क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके समझना है, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन यानी कि आपको सेक्शन के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, तभी आप इसका सटीक सही जवाब दे पाएंगे। और आपको प्रॉब्लम सॉल्व तभी करनी आएगी जब आप सेक्शन के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। A with intent to cause mischief on B set a fire to his house unknown to A. X was sleeping in his house the time. At the time, X narrowly escaped the fire and suffered serious burn injury and is hospitalized for a 3 week. A did not have enmity against X यानी कि उसके प्रति उसकी कोई शत्रुता नहीं है and is playing great remorse for the fact that X got hurt. Which of the following is the true statement? पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? A has voluntarily committed attempt to murder and grievous hurt of X. सेकेंड ऑप्शन है A has involuntarily commit attempt to murder and grievous hurt of X. थर्ड ऑप्शन है A has not committed any offense as there was no mens rea. A was remorseful. फोर्थ ऑप्शन है A has voluntarily commit attempt to murder but not commit grievous hurt. तो कौन सा ऑप्शन आपको पढ़कर सही लग रहा है, इससे पहले हिंदी में भी इसको समझ लेते हैं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। ए ने बी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके घर में आग लगा दी। ए को पता नहीं था कि एक्स उस समय घर में सो रहा था। एक्स आग से बाल बाल बच गया और गंभीर रूप से झुलस गया यानी कि उसे क्षति पहुंच गई और 3 हफ्ते तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा। ए की एक्स की कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ए और एक्स की कोई दुश्मनी भी नहीं थी। उसे इस बात का भी बहुत पछतावा था कि एक्स को चोट लगी है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? पहला ऑप्शन है ए ने स्वेच्छा से एक्स की हत्या और गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास किया। सेकंड ऑप्शन है ए ने अनजाने में एक्स की हत्या और गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास किया। थर्ड ऑप्शन है ए ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि कोई भी उसका मेंस रिया यहाँ पर नहीं था और ए ने ए को पछतावा भी था इस बात का कि मैंने उसको शारीरिक चोट पहुंचा दी है। ए ने स्वेच्छा से हत्या का प्रयत्न किया लेकिन गंभीर चोट उसने नहीं पहुंचाई है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट और सेकंड थोड़े से सही लग रहे हैं और बाकी यहाँ पर सही नहीं लग रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मेंस रिया भी मन में आ रहा होगा कि मेंस रिया उसका नहीं है बल्कि मेंस रिया है जैसे ही वो किसी को हर्ट करना चाहता है, चाहे उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करना चाहता है, तो मेंस रिया तो इन्वॉल्व है ही। अब यहाँ पर हमने पहले 2 ऑप्शंस में से कंपेयर करना है कि कौन सा इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। तो इसके लिए जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब है। और इसके लिए आपको पर्टिकुलर किस किस सेक्शन को पढ़ना होगा, इन सभी सेक्शंस को आपको देखना है, तभी आप इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको सेक्शन नंबर 425 जो बात करती है मिसचीफ के बारे में कि मिसचीफ एक्चुअली होता क्या है, जिसे हम हिंदी में रिस्ट भी कहते हैं। और मिसचीफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। 425 से लेकर 440 तक के जो सेक्शन है वो मिसचीफ के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर आपको पर्टिकुलर 435 440 इन दोनों सेक्शंस को और इस सेक्शन को डिटेल में जो है डिस्कस करना है। डिटेल में डिस्कस यानी कि मैं ये कह रहा हूँ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। What is the maximum period of imprisonment which can be imposed on a person who is in a state of intoxicate enter into a public place and cause annoyance to the other person? यानी कि कोई भी व्यक्ति आया दारू पी के झगड़ा कर रहा है पब्लिक प्लेस पर
तो ऐसे में अगर वो कोई ऐसा करता है, इंटॉक्सिकेट होके आता है, ड्रिंक करके आता है, और वो पब्लिक न्यूसेंस में झगड़ा करता है, एफरे जिसे हम कहते हैं, ऐसे करता है, तो उसको कितने समय तक, या किसी दूसरे के साथ बदतमीजी करता है तो कितनी उसको इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन है 24 घंटे, सेकंड ऑप्शन है 48 घंटे, थर्ड ऑप्शन है 7 दिन, और फोर्थ ऑप्शन है 1 महीना। हिंदी में समझ लेते हैं। नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने और अन्य व्यक्ति को परेशान करने वाले व्यक्ति को कारावास की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ना होगा। उससे पहले बता देता हूं इसका सही जवाब कौन सा है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि 24 घंटे तक उसे रखा जा सकता है। और इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो जो सेक्शन है वो आपको याद रखना है, 510 किस एक्ट का है, आईपीसी का है। तो पर्टिकुलर अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो आईपीसी से रिलेटेड है। और वहीं पर आपको इल्यूस्ट्रेशन बेस क्वेश्चन जो है आईपीसी में देखने को मिलते हैं, एज इट इज सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए आईपीसी के अंदर जितनी भी किसी भी सेक्शन के अंदर इल्यूस्ट्रेशन है, इल्यूस्ट्रेशन यानी कि उदाहरण आपके दिए हुए हैं, उन सभी उदाहरण को आपको जो है याद रखना है, उनको भूलना नहीं है। केवल उसको उसका इस्तेमाल केवल सेक्शन को समझने के लिए नहीं, बल्कि उन उन सभी उदाहरणों को आपको याद भी रखना है, एज इट इज एमसीक्यू, यानी प्रीलिम्स पर्पस के लिए उन्हें पूछ लिया जाता है। बात करते हैं 510 किस बारे में बात करता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि किस बारे में बात करता है। वो बात करता है मिसचीफ इन पब्लिक, मिसचीफ इन पब्लिक बाय ए ड्रंकन पर्सन। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे 24 घंटे तक रखा जाएगा, और उसे हम कहेंगे कि उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट दी जाएगी या रिगरस इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। अगर ऐसा कोई करता है तो वो किस प्रवृत्ति का अपराध होगा, तो ये नॉन नॉन कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब होता है ज़्यादा गंभीर नहीं है, पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं करती। इसके अलावा ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस आपको यहाँ पर आपको जमानत जो है कोर्ट से भी मिल सकती है और पुलिस स्टेशन से भी आप ले सकते हैं इस तरीके के ऑफेंस में। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, एक्स एडमिनिस्टर्ड ए पॉइजन टू वाई विद इंटेंट टू कॉज हर्ट ऑफ वाई। X is found guilty and is sentenced to imprisonment of 7 years. Which of the following is true about the nature of imprisonment that may be imposed on him? तो इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको क्या पता चल रहा है और कौन सा इसका सही जवाब है, ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। X must be sentenced to 7 year rigorous imprisonment, 7 year simple imprisonment. X may be sentenced to either 7 year simple imprisonment or 7 year rigorous imprisonment, but judge must at the time of sentence decide the nature of imprisonment. और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, X may be sentenced to any combination of year to be served as partly rigorous and partly simple imprisonment। इस तरीके की इम्प्रिजमेंट यहाँ पर दी जाएगी। इससे पहले इसको एक बारी हिंदी में समझ लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। एक्स ने वाई को चोट पहुंचाने के इरादे से वाई को जगर कर दिया। जगर यानी कि हिंदी में इसका कुछ अलग ही मतलब निकल कर आ रहा है। क्या कह रहा है, एडमिनिस्टर्ड ए पॉइजन टू वाई विद इंटेंशन टू कोज हर टू वाई, हर्स टू मतलब उसको पॉइजन दे दिया, जहर दे दिया, सॉरी मेरे को पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। उस वाई को जहर दे दिया। एक्स को दोषी पाया गया और उसे 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। निम्नलिखित में से कौन सा उस कारावास की प्रवृत्ति के बारे में सत्य है जो उसे लगाया जा सकता है, यानी कि कितने साल की उसे पनिशमेंट दी जाएगी, या रिग्रेस दी जाएगी, सिंपल दी जाएगी।
तो इसके लिए आपको पहले पर्टिकुलर सेक्शन अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको इसका जवाब अच्छे से पता चल जाएगा। जब हम बात करते हैं किसी को भी पॉइजन के द्वारा किसी को हर्ट पहुंचाया जाता है, तो कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जो आपने पढ़ी है इसके संबंध में, तो इसके संबंध में हमारी सेक्शन 238 है आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड की। और ये सेक्शन किस बारे में बात करती है, ये सेक्शन बात करती है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये बात करती है causing hurt by means of poison और एक्सेट्रा, यानी कि कुछ और सब्सटेंस भी दिया गया हो, विद इंटेंट यानी कि इंटेंशन टू कमिट एनी ऑफेंस। तो यानी कि पॉइजन के पर्पस के लिए पॉइजन्स की मदद से किसी को जहर दे देना या कोई और सब्सटेंस दे देना जिससे उसे हर्ट कोज किया जा सके, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन जो आपको इस क्वेश्चन के संबंध में पढ़नी है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी पनिशमेंट जो है यहाँ पर दी जाएगी। तो उसे जो है एक्स में बी सेंटेंस टू एनी कम्बिनेशन ऑफ ईयर टू बी सर्व एज ए पार्टरी रिग्रेस और पार्टरी सिंपल, दोनों तरीके की जा सकती है। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं तो हमें काफ़ी समय लग रहा है, क्योंकि हम चीज़ों को समझ रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो टाइम तो जाएगा ही। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में देने का यही पर्पज़ होता है कि स्टूडेंट्स का पता लगाया जा सके कि कितनी फास्ट वो रीड कर पाते हैं, किस तरीके से वो चीज़ों को जल्दी से जल्दी समझ पाते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। एक्स इज ए कैच बाय द पुलिस काउंटरफिटिंग इंडियन कॉइन since it was his first offense and in the view of the fact that a very small number of coins were recovered, the session judge convict X of an offense under section 232 of the IPC and sentence him to imprisonment only for a period of 6 months. 4 years after his release, X was apprehended by the police and eventually convicted of the offense under section 420 of IPC for the purpose of sentencing X. Which of the following is the true statement? पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? X can be convicted for a period of 7 year imprisonment. सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? X may be sentenced for a minimum 7 year of imprisonment extend to the life imprisonment। और थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? X may be sentenced to a minimum of 10 year imprisonment और extend up to life। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है X sentence can be up to life imprisonment। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप तभी समझ पाओगे जब आपको ये दोनों सेक्शंस पता होगी। सेक्शन नंबर 332, सेक्शन नंबर 420, ये दो सेक्शन इसमें शामिल की गई है। और 420 में क्या कहा गया है? चीटिंग की बात की गई है कि कोई भी किसी को चीट करता है, ये धोखाधड़ी करता है उसके साथ, तो ये सेक्शन इस्तेमाल होती है। और जब हम बात करते हैं किसकी? 332 की, तो ये बात करती है काउंटरफिटिंग कॉइन के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर काउंटरफिटिंग कॉइन की जाती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी हमें काउंटरफिटिंग इंडियन कॉइन्स की बात की गई है। अब यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो उसमें मैक्सिमम कितनी इम्प्रिजमेंट दी जाएगी, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो इसके अनुसार जो हमारी स्टेटमेंट है वो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल इसका सही जवाब है। हिंदी में इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एक्स को पुलिस ने नकली भारतीय सिक्के बनाते हुए पकड़ा है। चूंकि यह उसका पहला अपराध था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बहुत कम संख्या में सिक्के बरामद हुए थे,
सत्र न्यायालय ने एक्स को आईपीसी की धारा 332 के तहत अपराध का दोषी ठहराया और उसे केवल 6 महीने की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई। अपनी रिहाई के 4 साल के बाद एक्स को पुलिस ने पकड़ लिया और अंततः एक्स को सजा देने के उद्देश्य से आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया। और निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन और पर्टिकुलर सेक्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? ये जो क्वेश्चन है थोड़े से कंफ्यूजेबल है और एकदम से जो है समझ में नहीं आएंगे। जब इसको आप डीपली अच्छे से ध्यान से सुनोगे, क्वेश्चन को ध्यान से मन में इसको एक बार समझोगे, तभी आप इसका जवाब दे पाओगे। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जेड इज इनवॉलंटरली intoxicated and left at A's house by unknown criminal. Jed enter A's house in intoxicated state and attempt to rape A. A during the attempt to Jed to rape her hit Jed with his heavy object and cause him death. Which of the following option is therefore true according to these four options? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? सिंस जेड इज इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड हिज एक्शन आर नॉट ए ऑफेंस। क्या अगर मैं सवे इंटॉक्सिकेट नहीं हुआ हूं तो क्या मैं किसी दूसरे के साथ रेप जैसा ऑफेंस कमिट कर सकता हूं? क्या लॉ मुझे अलाउ करता है? नो। दिस ए हैज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैज कमिटेड ए कल्पेबल होमोसाइड अमाउंट टू मर्डर। ये तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है सिंस जेड इज इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेट हिज एक्शन इज नो ऑफेंस। ये भी यहीं पर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? irrespectively of जेड स्टेट इज इंटॉक्सिकेटेड ए ओनली एक्सरसाइज हर राइट टू प्राइवेट डिफेंस एंड देयरफॉर हैज नॉट कमिट एनी ऑफेंस। ये हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है अकॉर्डिंग टू मी। आपके अनुसार कौन सा है? इसको एक बारी पढ़ के हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हाँ सर यही ऑप्शन सही है या इसका कोई दूसरा ऑप्शन सही है। और राइट टू प्राइवेट डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो कौन से सेक्शन हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस की? राइट टू प्राइवेट डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो कौन से पर्टिकुलर सेक्शन हैं वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन हैं? जब हम जर्नल एक्सेप्शन की बात करते हैं, जर्नल एक्सेप्शन की जब हम बात करते हैं तो उससे पर्टिकुलर सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप केवल इतना ही बताइएगा कि जर्नल एक्सेप्शन कहाँ पर डिफाइन है और प्राइवेट डिफेंस के लिए पर्टिकुलर सेक्शन कहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ए ऑफर बी ए मनी टू मर्डर सी। बी डज नॉट मर्डर सी बट इंस्टेड डिसाइड टू steal seized import car and is apprehended by the police. During his interrogation, B revealed his conversation with A to the police. Since B does not even attempt to murder C, which of the following is the true statement? First option है A has not committed any offense. A is guilty of abetting B only to commit a theft. और थर्ड ऑप्शन है A is guilty of abetting B to commit murder. फोर्थ ऑप्शन है A is guilty of abetting B to commit both murder and theft. हिंदी में क्या है इसको समझ लेते हैं। A सी की हत्या करने के लिए बी को पैसे की पेशकश करता है और बी सी की हत्या नहीं करता है, बल्कि इसके बजाय वो सी की आयातित कार चुराने का फैसला करता है और पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। पूछताछ के दौरान बी ने पुलिस को ए के साथ अपनी बातचीत का खुलासा किया। क्योंकि बी ने सी की हत्या का प्रयत्न भी नहीं किया तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सत्य होगा? भले ही उसने यहाँ पर प्रयास नहीं किया, लेकिन
यहाँ पर उसने ऑफर तो किया, उसको ए ने ऑफर तो किया कि भी ऑफर तो किया मनी की वो मर्डर कर दे सी को। यहीं पर हमारा अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या उसने मर्डर की कोशिश की या नहीं की, कौन सा अपराध इसमें से उसने किया है इन सभी ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले तो आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शंस में से ये पता लगाना है कि ये कहाँ से लिया गया है। ये पर्टिकुलर आपको अबेटमेंट की बात की गई है, अबेटर के बारे में बताया गया है 105 के अंदर। और इसी की एक इल्यूस्ट्रेशन है, ये इल्यूस्ट्रेशन है, इल्यूस्ट्रेशन नंबर ए, जो आपको यहाँ पर पढ़नी है और जो आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पर देखने को मिली है। और इसी तरीके के एज इट इज़ क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। अब बात करें कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। जब आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को, इस इलस्ट्रेशन को पढ़ेंगे तो आपको सिंपली आंसर आपको मिल जाएगा, कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उस इलस्ट्रेशन को समझ लेना है अच्छे से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the maximum duration of sentence of imprisonment that can be imposed on a person found have committed an offense of एफरे? एफरे का ऑफेंस कमिट करने पर कितनी आपको सजा मिल सकती है? कौन सा क्वेश्चन है। अगर आपने ये पढ़ा होगा कि एफरे कहाँ पर है, किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर एफरे के बारे में बताया गया है, किस पर्टिकुलर सेक्शन में इसकी पनिशमेंट दी हुई है, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप इसका जवाब जो है अच्छे से दे पाएंगे। सबसे पहले बात करें एफरे को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन नंबर 159 जो एफरे के बारे में बात करती है उसकी डेफिनेशन को डिफाइन करती है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 116, तो ये एफरे के बारे में क्या बताती है, ये एफरे के बारे में जो पनिशमेंट है उसके बारे में बताती है। तो यानी कि पर्टिकुलर सेक्शन आपका कौन सा हुआ, सेक्शन 160, और उसी से आपको इसका सही जवाब मिलेगा जो है हमारा पहला ऑप्शन, यानी कि 1 महीने की सज़ा दी जा सकती है। तो 1 महीने की सज़ा आपको दी जा सकती है, इस पर्टिकुलर चीज़ को आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है स्टेटमेंट को, आज इसी तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्वेश्चंस को चेंज कर देंगे। अगर आप बोर हो रहे हो तो हम चेंज कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बस पेशेंस बना के रखिए, थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और कवर करवाएंगे इस वीडियो में, ज़्यादा नहीं करवाएंगे। X is a police officer is assigned the job to investigate the murder of A. During his investigation, he finds several key pieces of evidence such as a murder weapon, and all of which lead him to conclude that B has murdered X. X tell B that he is willing to conceal the evidence, यानी कि छिपाना, conceal का मतलब होता है, and in exchange of sum of 10 lakh which is longest sentence of imprisonment that can be imposed X for the offense under section 213। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ा है तो आप इसका जवाब काफ़ी अच्छे और इजी तरीके से दे पाएंगे। सिंपली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी ने किसी की मदद की है, उसको मर्डर का उसने ऑफेंस किया है, उसको छुपाने के लिए उसने ये कहा है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मुझे बचा लो, तो 10 लाख की यहाँ पर ब्राइब दी गई है। तो जब आप सेक्शन नंबर 213 को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है टेकिंग गिफ्ट्स एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ और चीज भी हो सकती है गिफ्ट के रूप में, टू स्क्रीन एंड ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट यानी किसी भी व्यक्ति को, कोई भी हो, किसने कोई ऑफेंस किया हो, आप उस व्यक्ति को बचा रहे हो उसकी उस पनिशमेंट से,
तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आ जाओगे। और इस सेक्शन के अंदर आपको कितनी सजा दी जाएगी, आपको यहाँ पर तीन तीन पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। यानी कि अगर आपने मर्डर किया है तो आपने अगर किसी ऐसे ऑफेंस में मदद की है क्या कि उसने मर्डर किया है, उसकी सजा क्या होगी। और आप उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, तो ऐसे में क्या सजा होगी, तो अलग अलग डिफाइन किया गया है। इसको एक बार आप पढ़ लेना। तो यहाँ पर उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मर्डर का ऑफेंस कमिट किया है। तो मर्डर के ऑफेंस के लिए कितनी सजा दी जा सकती है, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर 7 साल भी और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। इस वजह से यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो 2 और 4 दोनों है। एक बार इसको आप भी अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, क्या कोई पर्टिकुलर एक ही आंसर सही है या दोनों ही आंसर ठीक है, ये एक बार आप देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, आ जाते हैं अपने सिंपल से क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि आप यहाँ पर एंजॉय कर सके क्वेश्चंस के साथ। लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रीली इन, आप सभी को पता होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये पूछे जा सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। पर्टिकुलर सेक्शन कौन सा है, 143 ऑफ इंडियन एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड हमारी सेक्शन है 143, जो किस बारे में बात करती है, जो बात करती है व्हेन दे में बी आस्क। इसको हम बहुत से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता होता है लीडिंग क्वेश्चन कहाँ पे पूछे जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में। और इसी तरीके का क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, लेकिन आपको पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर से संबंधित ही नहीं है। ऑफ डिस्प्यूट एंड बियॉन्ड एग्जामिनेशन इन चीफ कैन बी पुट टू द विटनेस, क्या ऐसा किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है टू टेस्टिफाई द वेरासिटी एंड सेक ऑफ हिज क्रेडिट, एंड सेकंड ऑप्शन है डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट हिज पोजीशन इन द लाइफ। थर्ड ऑप्शन है बोथ, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। हिंदी में क्या अर्थ है समझ लेते हैं। विवाद की विषय वस्तु से असंबंधित और मुख्य जांच से परे प्रश्न गवाह के सामने रखे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं, बिल्कुल रखे जा सकते हैं। लेकिन किस किस पॉइंट से ये रिलेट कर रहा है, उसकी सत्यता को परखना और उसकी साख को हिलाना, यानी कि शेक इज क्रेडिट, यानी कि सिंपली आप समझिए यहाँ पर सत्यता को परखने के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, पता लगाने के लिए कि वह कौन है, हु ही इज, और उसके जीवन में उसकी स्थिति क्या है। थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2, फोर्थ ऑप्शन है ना तो पहला और ना दूसरा। हमारे अनुसार तो जो है थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है। आप बता सकते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी आ रही है। आप सभी स्टूडेंट से जो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, जो कि डीपली स्टडी करते हैं, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, उनको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। किसी क्वेश्चन के बारे में हम पूछ रहे हैं आपसे कि आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हर एक स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा कि सर पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर जो है सही है। बात कर लेते हैं, जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इसके संबंध में आपको एक रिलेटेड सेक्शन, आपको ये सेक्शन जो है पढ़ लेनी है, ये आपको हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को मदद करने में। बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। आई होप आप सभी हमारे साथ जुड़कर इस क्वेश्चन के बारे में आपको पहले से ही पता होगा, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए और क्वेश्चंस को देख रहे हैं। नए स्टूडेंट्स जो आए हैं उनके लिए ये बिल्कुल नया क्वेश्चन होने वाला है। सेकेंडरी एविडेंस रिलेटेड टू ए डॉक्यूमेंट में बी गिवन। फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन ओरिजिनल इन द पोजेशन ऑफ द अपोजिट पार्टी,
सेकंड ऑप्शन है व्हेन द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल हैज बीन एडमिटेड बाय द अपोजिट पार्टी। थर्ड ऑप्शन है ओरिजिनल इज इन पावर ऑफ पर्सन आउट ऑफ रीच ऑफ द कोर्ट। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में समझ लेते हैं, दस्तावेज से संबंधित द्वितीय साक्ष्य दिए जा सकते हैं जब मूल प्रवृत्ति विपरीत पक्ष के कब्जे में हो। सेकंड ऑप्शन है जब मूल के अस्तित्व, स्थिति, सामग्री को विपरीत पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। तीसरा ऑप्शन है मूल न्यायालय की पहुंच से बाहर किसी व्यक्ति के अधिकार में हो। और उपरोक्त सभी। तो कौन सा इसका सही जवाब है? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के संबंध में आपका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 65, जो बात करता है किसके बारे में कि केस इन विच सेकेंडरी एविडेंस related to documents may be given। यानी कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिन केसेस में हम जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के संबंध में सेकेंडरी एविडेंस देंगे। और इसके संबंध में आपको हर एक पॉइंट को याद करना है। ए से लेकर जी तक के पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 65A और 65B के अंदर। 65B के अंदर ए में बात की गई है कुछ स्पेशल प्रोविजन है इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड के संबंध में, और बी में बात की गई है उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। आज की वीडियो में थोड़े से क्वेश्चन अटपटे हो गए, लेकिन इस तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपने आईपीसी की जब हम बात करते हैं तो आईपीसी में इल्यूस्ट्रेशन से एज इट इज क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।